हेलो एवरीबॉडी, आई एस वशिष्ठ वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ जीसेंट्रिक। इससे पहले हम डेल ऑपरेटर की हेल्प से ग्रेडियंट ऑपरेशन और डाइवर्जेंस ऑपरेशन क्या होते हैं उनके सिग्निफिकेंसेस को समझ चुके थे। अगर एक वेक्टर के साथ डेल ऑपरेटर को डॉट प्रोडक्ट करते थे तो वो तो डाइवर्जेंस ऑपरेशन था, लेकिन एक वेक्टर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे डेल ऑपरेटर को तो इसी को हम कर्ल बोलते हैं। पहले हम ये नेम्स तो समझ चुके थे, लेकिन एक कर्ल ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। कर्ल कैसे कैलकुलेट करना है ये डिस्कस करेंगे हम। तो देखिएगा, कर्ल किसी वेक्टर का होगा, क्योंकि डेल ऑपरेटर खुद वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए रिजल्ट वेक्टर आएगा। रिजल्ट वेक्टर आएगा तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, उस वेक्टर की कुछ डायरेक्शन होगी। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस क्या होती हैं समझेंगे हम। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर इस चीज को क्लियर करेंगे। लिखिएगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का है ना कर्ल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर एट ए पॉइंट इज ए वेक्टर। किसी पॉइंट पर हम अगर कर्ल कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक वेक्टर का कैलकुलेट कर रहे हैं और रिजल्ट एक वेक्टर होगा। इज ए वेक्टर ऑफ विच मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है वो लिखिएगा, ऑफ विच मैग्नीट्यूड इज द मैक्सिमम सर्कुलेशन फॉर क्लोज्ड लाइन अराउंड द पॉइंट। मैक्सिमम सर्कुलेशन फॉर क्लोज्ड लाइन अराउंड द पॉइंट पर यूनिट एरिया when area around the point tends to 0. Maximum circulation for the closed line around the point per unit area when area around the point tends to 0 and its direction is in the direction perpendicular to the surface to make the circulation maximum. ये सर्कुलेशन पहले भी हमने डिस्कस किया है क्या? हमने वेक्टर इंटीग्रल से समझे थे, तो आपको याद आ रहा होगा, अगर किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल करें हम और लाइन क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल हो जाए तो वो हमें ये बताता है कि ये वेक्टर कितना घुमाव के साथ है। अगर वेक्टर स्ट्रेट है तो ये 0 आता था, लेकिन वेक्टर में कुछ घुमाव होता था तो इसकी वैल्यू आती थी। जितना ज्यादा घुमाव होता था उतनी ज्यादा वैल्यू आती थी। याद आया होगा आपको? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड क्या बताया, वो मैग्नीट्यूड है सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन भी कैसा, मैक्सिमम सर्कुलेशन। जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर रहे हो उसके अराउंड एक क्लोज लाइन कंसीडर करें तो उस क्लोज लाइन के लिए इंटीग्रल करोगे मैक्सिमम सर्कुलेशन, साथ में भी बोला पर यूनिट एरिया। तो एक पॉइंट के अराउंड जब हम क्लोज लाइन कर रहे होंगे तो एक ये सरफेस एरिया भी बन रहा होगा, इस एरिया से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा मैक्सिमम सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया। बट आप चाहें तो ये क्लोज लाइन ऐसे भी मान सकते हैं, आप चाहें तो ये क्लोज लाइन ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, तो क्लोज लाइन किसी भी शेप में हो सकती है, बट हमें प्रॉपर्टी तो इस पॉइंट पर फाइंड करनी है ना, कर्ल तो इस पॉइंट पर फाइंड करना है ना, तो ये लाइन इतनी दूर दूर तक ना हो कहीं आसपास की दुनियादारी पर वैल्यूज के बारे में कमेंट कर रहा हूं, केवल पॉइंट पर बताना है। तो इसलिए एक्चुअल में ये क्लोज लाइन इसके चारों तरफ चाहे जैसी शेप की हो, लेकिन इतनी नजदीक होनी चाहिए कि उससे जो एरिया बने वो टेंस टू 0, तभी पॉइंट पर प्रॉपर्टी आएगी। मीन्स यहां पर कंडीशन ये है कि जो एरिया है वो टेंस टू 0 हो। ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया व्हेन एरिया टेंड्स टू 0 का भी कौन सा वाला, मैक्सिमम वैल्यू। और डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या मैंने लिखा है, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस टू मेक द सर्कुलेशन मैक्सिमम। कौन सी डायरेक्शन में, ये उस सरफेस के नॉर्मल है जो सर्कुलेशन को मैक्सिमम बनाने के लिए है, टू मेक द सर्कुलेशन मैक्सिमम। अब हम सर्कुलेशन तो पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन ये सर्कुलेशन कब कम होगा, कब ज्यादा होगा, कब मैक्सिमम होगा, ये कमेंट करेंगे हम। ये सीख लिया अगर हमने तो कर्ल क्या बताता है सिग्निफाई हो जाएगा। चलिए, तो इसके लिए कुछ केस देखिएगा। मैं एक बार मेरा एक वेक्टर कंसीडर करके चल रहा हूं। फर्स्ट केस है, मैं कर्ल कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मैं जिस वेक्टर की बात कर रहा हूं वो वेक्टर है ये वाला वेक्टर, ये ए वेक्टर। मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कर्ल इस पॉइंट पर। मैं इस पॉइंट के चारों तरफ एक क्लोज लाइन कंसीडर कर रहा हूं। ऐसे हो सकती है वो क्लोज लाइन, किसी और शेप में हो सकती है वो क्लोज लाइन। ये तो वो केस आ गया क्या, हम किसी वेक्टर का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल करना चाहते हैं। कर्ल कैलकुलेट करने के लिए मेरे को कैलकुलेट करना है ना, क्लोज लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब जो वेक्टर है वो अगर स्ट्रेट वेक्टर हो तो लाइन किसी भी शेप में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन ऐसे आ जाए, लाइन ऐसे आ जाए, किसी भी शेप में आ जाए, क्लोज लाइन इंटीग्रल तो 0 होगा।
जीरो के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, किसी भी तरीके से जीरो होगा, मींस जीरो ही मैक्सिमम वैल्यू है। जीरो ही मैक्सिमम वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड जो होगा वो जीरो बाय एनीथिंग मींस जीरो हो जाएगा, फिर डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। मींस क्योंकि सर्कुलेशन जीरो है हर केस में, इसलिए मैक्सिमम सर्कुलेशन जीरो, इसलिए कर्ल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। चलिए इस केस में तो कर्ल का वैल्यू जीरो समझ में आता है। एक और केस देखेगा, मेरा वेक्टर मान लो इस तरह से घुमाव के साथ है, घूम रहा है इस तरीके से। ये जो घूम रहा है इसको थोड़ा सा आगे समझ लीजिएगा, आप ऐसे मान लीजिएगा वेक्टर ऐसे घूम रहा है, यहां पे मान सकते हैं ना वेक्टर ऐसे घूम रहा है। अब मैं क्लोज लाइन जो कंसीडर कर रहा हूं वो इस पॉइंट पर फाइंड करना है मुझे, क्योंकि जो कर्ल फाइंड करना है तो इस पॉइंट के चारों तरफ जरूरी थोड़ी लाइन को मैं ऐसे मानूं, लाइन को ऐसे भी मान सकता हूं मैं, तो मैं लाइन को इस तरीके से कंसीडर कर रहा हूं। इमेजिन कर पा रहे होंगे आप, लाइन जो है उसके सेगमेंट्स इस तरीके से, फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट और फिर फोर्थ सेगमेंट वापस से लौट के इस तरह से आ रहा है। ये इस तरह से एक स्क्वायर टाइप से बन रहा है या रेक्टेंगल टाइप से बन रहा है, ऐसा माना है मैंने। पॉइंट के चारों तरफ बनाना है मुझे क्लोज लाइन इंटीग्रल करने के लिए, तो मैंने लाइन को क्लोज ऐसे मान लिया। अब ध्यान से देखिएगा, इसका जो ऊपर वाला सेगमेंट है उसमें लाइन की डायरेक्शन डीएल की डायरेक्शन तो इस तरह से होगी, जो वेक्टर है वो ऐसा है। वेक्टर की डायरेक्शन अगर यहां पर देखोगे तो टेंजेंशियल बनाओगे तो ऐसा आएगा, मींस वेक्टर की डायरेक्शन और लाइन की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। ऊपर वाले पूरे सेगमेंट के लिए 90 डिग्री बनेगा, डॉट प्रोडक्ट में cos 90 जीरो होता है। चलिए यहां बात क्लियर हुई। ये अब इस वाले सेगमेंट के लिए देखते हैं, लाइन इस तरह से जा रही है। वेक्टर की आप बात करोगे तो वेक्टर इमेजिन करिएगा इस तरीके से है, वेक्टर ऐसे जा रहा है घूमते ही यूं, ये है ना। आप इस जगह पर, बाकी जगह पर तो छोड़ो, इस जगह पर टेंजेंशियल बनाओगे तो ऐसे जा रहा होगा ना, देखिएगा ये कुछ इस तरीके से वेक्टर जो है इस तरीके से है, ठीक है, टेंजेंशियल बनाया ऐसे। लाइन में और वेक्टर का जो टेंजेंशियल बना मींस वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री बना, अगेन जीरो हो जाएगा। इस वाले सेगमेंट के लिए भी जीरो हो जाएगा। इससे नीचे वाले सेगमेंट के लिए लाइन की डायरेक्शन देखें तो उल्टी डायरेक्शन है तो 90 ही बनना है। ऐसे इस वाले डायरेक्शन में भी देखें तो जो टेंजेंशियल बनेगा वैसे बन रहा होगा, लाइन इस जा रही 90 बनना है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट इस केस में भी जीरो आएगा। हर सेगमेंट के लिए जीरो आएगा, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल इस केस में भी जीरो आ जाएगा। हम तो बोलते थे वेक्टर में घुमाव है फिर तो आना चाहिए सर्कुलेशन, लेकिन वेक्टर में घुमाव इस तरफ है और लाइन हमारी इधर घूम रही है। अगर हमारी लाइन भी उसी प्लेन में घूमे जिस प्लेन में हमारा वेक्टर रोटेट कर रहा है, तब वैल्यूज कुछ एंगल के साथ 90 डिग्री बजाय 10-20 डिग्री ऐसे कुछ आ रही होंगी, तो वैल्यू रिजल्टिंग एड अप होकर के आएंगी। तो सर्कुलेशन मींस क्लोज लाइन इंटीग्रल। तो लाइन कैसे भी क्लोज की जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम करने के लिए लाइन कहां पर क्लोज होनी चाहिए, जिस प्लेन में हमारा वेक्टर रोटेट कर रहा है उसी प्लेन में हमारी लाइन क्लोज होनी चाहिए। तो अगर उसी प्लेन में हम लाइन को क्लोज करेंगे तो अपने आप से जो सर्कुलेशन आएगा उस क्लोज लाइन के करस्पॉन्डिंग वो मैक्सिमम बन करके आएगा। समझ में आया होगा बात है। तो यहां पर अगर वेक्टर ऐसे घूम रहा है तो मुझे इसी प्लेन में क्लोज लाइन अगर मैं कंसीडर करूं, अब वो जरूरी है शेप ऐसी हो, क्लोज लाइन कैसी भी शेप की हो सकती है, तो उसके लिए लाइन इंटीग्रल करेंगे तो मैक्सिमम आएगा। लाइन को इधर की बजाय ऐसे कर दिया, थोड़ा ऐसे कर दिया तो कम आएगा, ऐसे कर दिया तो बिल्कुल जीरो आ जाएगा, ऐसे कर दिया तो थोड़ा कम आएगा, मैक्सिमम ऐसे केस में आएगा। तो मैक्सिमम कितना आएगा वो तो मैग्नीट्यूड बता देगा हमें, उस एरिया से डिवाइड और कर दोगे आप, और एरिया यहाँ पर टेंस टू जीरो है तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैक्सिमम की कंडीशन के साथ है। और डायरेक्शन के बारे में क्या बताया मैंने, डायरेक्शन ये है मैक्सिमम सर्कुलेशन करने के लिए जो हमारी लाइन से सरफेस एरिया बन रहा है उस सरफेस एरिया के नॉर्मल। अगर मैं लाइन ऐसे क्लोज करूं तो मैक्सिमम थोड़ी बना सर्कुलेशन, नहीं, मैक्सिमम किस केस में बना है, जब ऐसे मान रहे हो। जब ऐसे मान रहे हो तो इस लाइन के क्लोज होने से सरफेस एरिया बना है, इस सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन में ये डायरेक्शन, ये हमारे कर्ल की डायरेक्शन हो जाएगी। अब ध्यान से एक चीज और देखिएगा, हमारा वेक्टर ऐसे रोटेट हो रहा है तो हमें लाइन ऐसे क्लोज कर रहे हैं, तो चलिए ये ऐसे आ रहा है। अगर लाइन इसकी बजाय ऐसे क्लोज हो रही होती उल्टी डायरेक्शन में तो फिर ऐसा होता 0 डिग्री के बजाय 180 डिग्री मींस नेगेटिव बनता तो वैल्यू नेगेटिव होना तो कम होना है, पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा उतनी हायर वैल्यू है। तो हमारी लाइन होनी चाहिए उसी प्लेन में, साथ साथ उसी डायरेक्शन में घूमते हुए घूमनी चाहिए जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर रोटेट कर रहा है, तभी मैक्सिमम बनेगा। और फिर अगर लाइन इस तरह से क्लोज हो रही है तो हमें हमारे इसका डायरेक्शन जो होगा कर्ल का वैसे होगा, लाइन क्लोज होने से जो सरफेस बना उसकी डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को उठाइए, ये अंदर की तरफ बनेगा। अगर हमारा वेक्टर ऐसे रोटेट कर रहा होता तो ऐसे क्लोज करने पे मैक्सिमम बनता, लाइन को ऐसे क्लोज करोगे तो सरफेस का जो नॉर्मल डायरेक्शन बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा। समझ में आया होगा बातें, ठीक। तो ये कर्ल का सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया है कि कर्ल होता क्या है, ठीक है। तो कर्ल एक तरीके से हमें वेक्टर का घुमाव कितना है वेक्टर में इस चीज को मेजर करके बता रहा है, ठीक है। तो कर्ल वर्ड का मीनिंग भी होता है ना, कर्ली हेयर सुना होगा आपने,
घुमावदार घुंघराले बाल, ठीक है। करली उसको बोलते हैं, करल का मतलब होता है घुमाव, कितना घुमाव है, यही चीज यहाँ पर। चलिए अब हमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कर्ल अगर कैलकुलेट करना पड़ जाए तो कैसे कैलकुलेट करना होगा ये सीखना है, देखते हैं। चलिए पहले सबसे पहले देखते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कब अप्लाई करेंगे हम, जब हमें वेक्टर जिसका कर्ल कैलकुलेट करना है वो आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ दे रखा हो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल ऑपरेटर हमें याद आ ही जाएगा, इस तरह का होता है। डेल क्रॉस है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको याद आ रहा होगा ना, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। इसमें आई कैप सबसे पहले डेल ऑपरेटर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे और फिर ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे। आप इसको कैलकुलेट कर ही लोगे, आई कैप के साथ डिफरेंशियल्स, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, माइनस जे कैप के साथ डिफरेंशियल, के कैप के साथ डिफरेंशियल, सॉल्व करेंगे, डेल क्रॉस से आ जाएगा। ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हुआ। अगर कार्टेशियन के बजाय यही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना हो तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारा वेक्टर होता था वो ऐसा कुछ होता था, ए रो कैप, ए फाई कैप, ए जेड कैप डायरेक्शंस में कुछ कंपोनेंट्स होंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा जो डेल ऑपरेटर है वो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ होता था। अगर ये है तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है, अगर हमें डेल क्रॉस है तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ए रो, ए फाई, ए जेड, डेल बाय डेल रो, इसका जो एलिमेंट है दैट इज 1 रो डेल बाय डेल फाई, इसका जो एलिमेंट है वो है डेल बाय डेल जेड। आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लेना, जब भी हम इस तरह से क्या कैलकुलेट कर रहे हो, कर्ल कैलकुलेट कर रहे हो, तो इस रो के अंदर जो कि डिफरेंशियल्स करने के काम में आएगी ना, आगे डिफरेंशिएशंस करवा रही होगी ना ये रो, इस रो के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंशियल के अलावा कुछ और नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 रो है। अब 1 रो नहीं होने का मतलब हम डेल ऑपरेटर तो जो होता है वो होता है, ये समझ ही चुके थे, तो ऐसे हटा दो कि 1 रो ना हो तो फिर डेल ऑपरेटर गलत यूज में लेना हो जाएगा। तो इसके बजाय हम क्या करें, 1 रो हटाने के लिए या तो आप रो से, इस पर्टिकुलर रो से कुछ कॉमन ले सकते हो या इस कॉलम से कुछ कॉमन ले सकते हो। होता है ना ऐसा कि किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में फाइंड करते टाइम पे किसी रो के अंदर सेम एलिमेंट हो या कॉलम के अंदर सेम एलिमेंट हो तो कॉमन आउट लिया जा सकता है। अगर मैं इस रो के अंदर से कॉमन आउट ले लूंगा तो यहाँ रो मल्टीपल आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। लेकिन फिर मैं खुद कह रहा था कि यहाँ मल्टीपल में कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए इस रो से नहीं बल्कि इस कॉलम से कॉमन आउट लेना चाहिए। इनके मल्टीपल में कुछ नहीं नजर आना चाहिए, इसके मल्टीपल में क्योंकि 1 रो नजर आ रहा था मैंने उसको कॉमन आउट ले लिया। कॉमन आउट लूंगा तो यहाँ पर जो भी है और यहाँ पर जो भी है उसके साथ रो मल्टीपल हो जाएगा। बाकी सब में तो कुछ है ही नहीं, तो हम बाकी फिर सेम जैसे सिंपल है, ए रो, यहाँ पर इस रो से मल्टीप्लाई होकर आएगा ए फाई एंड देन ए जेड। उसके बाद तो आपको ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए दिस के साथ ये इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अब आप बोलोगे सिलेंड्रिकल में ये किया है, अगर हमने फंडा ऐसे यूज में ले ही लिया है तो कार्टेशियन में क्यों नहीं किया हमने? कार्टेशियन में भी किया हमने, बट कार्टेशियन में कुछ था ही नहीं, पहले से कोफिशिएंट्स 1 थे, इसलिए कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये फंडा हर एक में अप्लाई होता है, कार्टेशियन में भी वैसे कोई करने का मतलब नहीं है, लेकिन कार्टेशियन में भी अप्लाई करेंगे हम, सिलेंड्रिकल में भी अप्लाई करेंगे, तो फिर स्फेरिकल में भी तो अप्लाई होगा। अगर ये समझ में आ गया कि स्फेरिकल में भी ये अप्लाई होगा तो स्फेरिकल का क्या बनेगा कर्ल, वो आप खुद से समझ सकते हैं। पॉज लीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा कर्ल ऑपरेशन स्फेरिकल में कैसे बन करके आएगा, बाकी फिर मैं बता ही रहा हूँ आगे बढ़ करके। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर ए आर, ए थीटा, ए फाई कैप की फॉर्म में होगा, डेल ऑपरेटर ऐसे होता है, याद आई क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। लेकिन फंडा क्या होता था, इनमें मल्टीपल कुछ और नहीं होने चाहिए, इसलिए यहाँ से 1/r कॉमन आउट लेंगे तो ये r इस कॉलम में 1/r कॉमन आउट आ जाएगा। इसमें 1/r sin थीटा दिख रहा है, इसको भी कॉमन आउट लेंगे तो ये r sin थीटा इस कॉलम के इन एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 1/r sin थीटा और कॉमन आउट होएगा तो r² sin थीटा ऐसा बन जाएगा। ये करना है हमें। हालांकि मैथमेटिकली तो आपको किसी कॉलम से या किसी रो से कुछ कॉमन आउट लेने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या चेंज होगा वो समझना। मान लो इस केस को लेके चलता हूँ, मेरे को वेक्टर दे रखा है, वेक्टर इक्वल टू समथिंग समथिंग ए रो कैप प्लस रो स्क्वायर साइन फाई ए फाई कैप प्लस एंड सो। अगर मैं ये रो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था, डिफरेंशियल होगा ना, इस वाली टर्म के जब कर रहे होंगे रो के साथ, जब ये मल्टीपल हो रहा होगा किसी ना किसी में, जैसे इसके लिए हो रहा होगा, जैसे इसको फाइंड करते टाइम पे हो रहा होगा, सॉरी इसके फाइंड करते टाइम पे ऐसे हो रहा होगा,
ठीक है। तो जब आप ये कर रहे हो फाई रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो अभी तक तो रो स्क्वायर साइन फाई का डिफरेंशियल करोगे तो 2 रो साइन फाई बनेगा, लेकिन हमारे फंडे के हिसाब से इसको रो से और मल्टीप्लाई करना चाहिए। ए फाई का जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको रो से और मल्टीप्लाई करना चाहिए, रो क्यूब साइन फाई को इंटीग्रल करना चाहिए, डिफरेंशियल करना चाहिए, तो 3 रो स्क्वायर करके आएगा। भाई बाहर रो है तो रो की पावर तो कैंसिल आउट हो गई, मीन्स ये तो सेम रहेगा पावर तो, लेकिन कोफिशिएंट पहले 2 आ रहा था, अब 2 के बजाय 3 आ रहा है। ऐसे करके जो रिजल्टेंट आंसर होंगे वो डिफरेंट वेरी हो जाएंगे। अगर आपको सही करना है तो ये करना है, बाकी गलत करना है, टाइम खराब करना है तो मत करिए ऐसा। अगर करेक्ट आंसर तक पहुंचना है तो ऐसा करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, सिलेंड्रिकल में भी और सेम यही स्फेरिकल में भी। तो ये हमने डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कर्ल को कैसे कैलकुलेट करना है ये समझ लिया है। क्लियर हुआ होगा ये? जैसे हमने डाइवर्जेंस ऑपरेशन का डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कैसे कैलकुलेशन करना है समझा था, ऐसे हमने कर्ल का भी समझ लिया। अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर होगा अकॉर्डिंगली उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कर्ल ऑपरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, लेकिन आगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से पहले, जैसे डाइवर्जेंस से रिलेटेड एक याद आ रहा होगा आपको, डाइवर्जेंस थ्योरम ठीक याद आ रहा होगा, ऐसे कर्ल ऑपरेशन से रिलेटेड है स्टोक्स थ्योरम, वो भी हम समझ लेते हैं, जिससे दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम एक साथ कंबाइन में डिस्कस कर सकें। तो देखते हैं क्या होता है स्टोक्स थ्योरम। मैंने यहाँ पे कर्ल ऑपरेशन का जो मैथमेटिकल जो डेफिनेशन थी वो लिखा है। अब आप बोलोगे इसमें डायरेक्शन कहाँ गई, ये तो वेक्टर होता है, डायरेक्शन पे बात नहीं कर रहा मैं, मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे मैग्नीट्यूड में तो मैक्सिमम कहाँ गया, मैक्सिमम पता है ना हमें होता है मैक्सिमम, तो वही मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, जो मैक्सिमम होता था, या आप मैक्सिमम के बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं। बट ये इससे मतलब नहीं, हम तो जो चीज है वो क्या है, वो है क्लोज लाइन इंटीग्रल डिवाइड बाय उस लाइन से क्लोज होने से जो सरफेस बन रहा है, वेयर सरफेस टेंड्स टू 0, ये है डेल क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। अच्छा, डिवाइड में डेल एक्स आए और डेल एक्स टेंड्स टू 0 तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होता है। यहाँ पे डिवाइड में डेल एस आ रहा है और डेल एस टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एस है। अगर एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल को हटाना है हमें, तो बोथ साइड एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं। एस मतलब सरफेस एरिया, मीन्स हमें कौन सा इंटीग्रल करना है, सरफेस इंटीग्रल करना है। सरफेस इंटीग्रल तो ऐसा होता है डॉट ये ds किसका होता है, स्केलर का होता है, वेक्टर का होता है, एक वेक्टर का होता है। तो हम दो बोथ साइड में सरफेस इंटीग्रल तभी कर सकते हैं जब इस साइड में वेक्टर नजर आ रहा हो। ये वेक्टर ही तो होता है डेल क्रॉस ए, डेल डॉट ए डाइवर्जेंस तो स्केलर होता था, लेकिन डेल क्रॉस ए तो वेक्टर है, हम कर सकते हैं इसका मतलब सरफेस इंटीग्रल बोथ साइड। तो मैं बोथ साइड सरफेस इंटीग्रल कर दे रहा हूँ, डेल क्रॉस ए डॉट ds, इस तरफ जो सरफेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है तो सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, ये डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा, तो ये रह जाएगा a डॉट dl, और ये है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। क्या है ये, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। तो ये जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है ये सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो गया है। यही है हमारी स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है, closed line integral of a vector can be transformed to surface integral of curl of that vector। उस वेक्टर के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। तो कभी ऐसा हो कि मान लो कोई क्लोज्ड लाइन बन रही हो, ये हमें इस क्लोज्ड लाइन के लिए किसी वेक्टर को इंटीग्रेट करना है अगर, ठीक है, तो हमें ये लाइन सेगमेंट्स के लिए इंटीग्रेशंस करने पड़ेंगे, मतलब 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, 4 इंटीग्रेशंस करने पड़ेंगे तब क्लोज लाइन इंटीग्रल बनेगा। उसके बजाय इस लाइन का क्लोज होने से जो सरफेस बना है उस सरफेस के लिए हम सिंगल एक इंटीग्रल कर दें, तो फिर ये मतलब उस वेक्टर का नहीं बल्कि किसका, उस वेक्टर के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल कर दें, तो एक ही बात होगी, 4 इंटीग्रल की बजाय सिंगल इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। ऐसे जो डाइवर्जेंस थ्योरम होती थी वो क्लोज सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करती थी, याद आ रहा होगा ना आपको। तो देखिए क्या था, हम कैसे याद रख सकते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम को, ये भी देख लेते हैं। लाइन के क्लोज होने से बनता है सरफेस, इसलिए क्लोज लाइन इंटीग्रल चेंज हो जाएगी सरफेस इंटीग्रल में। क्लोज लाइन इंटीग्रल तो चेंज हो जाएगा किसमें, सरफेस इंटीग्रल में। और सरफेसेस के क्लोज होने से बनता है वॉल्यूम, इसलिए क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल चेंज हो जाएगा किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रल में। अगर किसी वेक्टर का
क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल हो रहा हो तो वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, किसी वेक्टर का क्लोज लाइन इंटीग्रल हो रहा हो तो लाइन की क्लोज होने से सरफेस बनता है, सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। सरफेस इंटीग्रल किसी वेक्टर का होता है, कर्ल और डाइवर्जेंस में से कर्ल होता है वेक्टर, इसलिए कर्ल का होगा, याद रखने का तरीका। वॉल्यूम इंटीग्रल तो किसी स्केलर का होता है, डेल डॉट ए स्केलर होता है तो ये डेल डॉट ए का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम दोनों को याद रख सकते हैं। यूज कहाँ पे हो गए, एप्लीकेशन कहाँ रहेगी, जो हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल्स हो रहे हो क्लोज लाइन में या नंबर ऑफ इंटीग्रल्स करने पड़ रहे हो क्लोज सरफेस इंटीग्रल में, उनको अकेले एक इंटीग्रल में चेंज करना हो, जिससे हमारी इंटीग्रेशन जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाए, कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाए, टाइम बच जाए, उस वहाँ पर हम इसको यूज में लेंगे। बाकी और भी इलेक्ट्रोस्टेट्स मैग्नेटोस्टेट्स जब हम फील्ड्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर कुछ डेरिवेशंस को समझने के लिए हमें ये थ्योरम्स यूज में लेनी पड़ेंगी और हमारे माइंड में रही तो हम आराम से समझ जाएंगे उन डेरिवेशंस को, तो इसलिए हमें ये माइंड में रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।